छात्र राजनीति के खिलाफ थे। वो कहते थे कि छात्र जीवन जो है वो राजनीति करने का नहीं, पढ़ने का। अच्छा, वो छात्र संगठनों के पक्ष में नहीं थे? ना, छात्र संगठनों के पक्ष में नहीं थे। एक लेडी थी, बड़ी यंग थी, टिकट मिल गया और वो आशीर्वाद लेने चली गई। अच्छा। तो कहने लगी, चो साहब आपका आशीर्वाद चाहती, मुझे टिकट मिला। कहने रुक रुक, वो बुलाया उन्होंने अपने पीए को, कहने लिस्ट लाओ, उसका नाम काटा। नाम काट दिया? हाँ। बोला बेटा अभी तेरी उम्र चुनाव लड़ने की नहीं, अभी बच्चे और घर संभालने की है। जब बच्चे बड़े हो जाएं, 45-50 साल की एज में आ जाए, तब राजनीति करना। यंग लड़की। तो आप जैसे दिन भर जाते थे, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनके पास आना जाना रहा आपका, उनका पहनावा, उनका खान पान, वो किस तरीके था? उनकी मृत्यु के समय पूरे देश में 1 इंच जमीन ना तो रहने की थी, ना बोने की थी। इस तरह के थे। और बैंक बैलेंस उनका 23 रुपये था। उन्होंने सैकड़ों सभाओं में ये कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिता एक किसान थे, मैं छप्पर में पैदा हुआ, मैं किसान के दुख और दर्द को समझता हूँ। मेरे बेटे से, आप अजीत से ये उम्मीद करेंगे, वो एक मंत्री का बेटा, वो पैदा हुआ तब मैं मंत्री था, तो वो तुम्हारी मतलब उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितना तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोच पाएगा। उनके अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो अपने कैंडिडेट की चुनावी सभा में आए संबोधित करने और ये कही, देखो भाई ये मैंने फलां व्यक्ति को टिकट दिया, मुझसे भी गलती हो सकती है। वोट देने से पहले ये सोचना कि ये आपकी वोट का हकदार है कि नहीं। अगर ये दुष्चरित्र है और बेईमान है तो इसको वोट मत देना। नाराज ऐसे बोल के गए किसी सभा में? नहीं, एक में नहीं, सैकड़ों। अच्छा, सैकड़ों में? सैकड़ों। ऐसा भी था जैसे वो किसी की सभा करने जा रहे हैं और रास्ते में उनको पता चल गया, ब्रीफिंग होगी और वो तो आश्वस्त हो गए कि गलत आदमी को टिकट दिया गया, ये योग्य नहीं था तेरे टिकट के, तो वो सभा उसकी करने गए और मंच पे कैंडिडेट बदल दिया। लेकिन उस टाइम विडम्बना ये रही, उस टाइम की प्रेस जो थी, मुझे याद है प्रेस उनको या तो कुलकों का नेता लिखती थी, अच्छा, बड़े किसानों गाँव के, या उनको जाट नेता लिखती थी। चौर साहब कहते थे जिस दिन अखबार जो है मेरी बड़ाई करने लग जाए उस दिन समझ लेना चौर साहब में गड़बड़ आ गई, चौर साहब कहीं ना कहीं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उन्हीं चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है जिन्होंने इस देश का एक समय नेतृत्व किया था, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हीं चरण सिंह की जो किसान नेता के रूप में उनकी एक बहुत बड़ी पहचान पूरे देश में थी, जिन्होंने किसानों को शक्ति दी, निर्बल, दलित, वंचित वर्ग को ताकत दी, पिछड़े वर्ग को ताकत दी, देश के उस वर्ग की सबसे ज़्यादा चिंता की जिसे उपेक्षित समझा जाता है। और चौधरी चरण सिंह के बारे में हम पूरा अगर विस्तार से बताएं तो पूरा ग्रंथ भर सकता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को एक साधारण किसान परिवार के घर में हुआ। एक ऐसे परिवार में जहाँ छप्पर था, मिट्टी की दीवारों से बना छप्पर था। आंगन में एक कुआं होता था जिसका पानी पीने और सिंचाई के काम आता था। यह गांव था उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का नूरपुर। यहीं पर एक पट्टेदार गरीब किसान की कच्ची मंडैया में यह चरण सिंह नाम का शख्स, चरण सिंह नाम का बालक पैदा हुआ था। हमारे पास एक समय की भी सीमा है और हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में चर्चा करने के लिए। युद्धवीर सिंह। युद्धवीर सिंह जी मूल रूप से महिपालपुर दिल्ली के निवासी हैं और आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर एनजेपी हरियाणा से बातचीत के लिए हमने उनसे समय मांगा। इन्होंने समय दिया है। एक ज़माने में लोकदल के सिपाही रहे हैं, लोकदल में काम किया है। चौधरी चरण सिंह जब भारत के गृह मंत्री थे, उस समय जब उन्होंने गृह मंत्रालय छोड़ा था, इस्तीफा दिया था, उस समय बहुत सारे लोग चौधरी चरण सिंह के समर्थन में उनके साथ जुड़ गए थे। उन्हीं में से एक युद्धवीर सिंह भी थे। और मेरे साथ बैठे रामकिशन महिलावत को आप जानते होंगे, इस क्षेत्र में जाना माना नाम है। इस क्षेत्र विशेष रूप से अहिरवाल में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है इन्होंने किया है, रामकिशन महिलावत है। लेकिन आज हमारी चर्चा होगी युद्धवीर सिंह से चौधरी चरण सिंह के बारे में।
युद्धवीर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और अब बातचीत करते हैं हम चौधरी चरण सिंह के बारे में, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का पूरा परिचय तो दुर्लभ है इस छोटे से समय में देना हमारे लिए, लेकिन कुछ यादें आपके पास जरूर होगी उनसे जुड़ी, जो उनके बारे में कुछ बता सकें। देखिए, आज हम पूरा देश जो है किसान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। जी जी। और 38वीं पुण्यतिथि है आज उनकी। पूरे देश में जगह जगह सरदार सुमन अर्पित उनको याद किया गया याद 38वीं किया जा रहा है। पुण्यतिथि पर। जी। हम भी आज उसमें उनको आज एक हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया यहाँ पे बाउल में। मुझे सौभाग्य मिला, मैं उन जैसा आपने बताया 1978 में जब चौधरी साहब का गृह मंत्रालय से इस्तीफा हुआ, तो पूरे देश के किसान, गरीब, मजदूर, कमेरे वर्ग में ये संदेश आ गया कि उनका व्यक्ति उसके साथ जाती हुई, उसके साथ गलत हुआ जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था केंद्र सरकार में, और एक आक्रोश जैसा बनता है ना, वो बना। जी जी। चरण सिंह उस समय गृह मंत्री थे और 5 रेस कोर्स, जहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, इस बंगले में चौधरी साहब रहते थे। जी। तो हमारी जो राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी वो 5 रेस कोर्स से हुई। वहाँ से शुरू हुई। वहाँ से शुरू हुई। प्रतिदिन हम, दिल्ली में मेरा गांव था और बसें गांव से जाती थी, 25 पैसे की टिकट थे, 25 पैसे 50 पैसे के 5 रेस कोर्स पे पहुंच जाते। हाँ, 2 स्लेब थे तो 5 पैसे वहाँ पहुँच जाते थे। और वहाँ आक्रोश की वजह से सुबह से शाम तक लोग आते थे कि गलत हुआ है और ये कर देंगे और वो कर देंगे, इस तरह की बातें वहाँ चलती रही। नाराजगी थी, बहुत ही आक्रोशित थे लोग। तो चौधरी साहब बीच बीच में जब बहुत भीड़ हो जाती और अंदर खबर जाती कि हजारों किसान जमा हो गए, तो चौधरी साहब आते बाहर और ये कहते, भाई संयमित रहो और कुछ नहीं है, ये चलता रहता, राजनीति है, कुछ आप अपना काम करो और यहाँ दिल्ली में आके क्यों समय नष्ट कर रहे हो। ये कह के चले जाते, फिर हजारों की भीड़ आ जाती, फिर वो बाहर आते। ऐसा दिन में उनका कई दफा समझाते कि भाई मत भीड़ लगाओ जो। हाँ, तो वो जब आते थे तो कुछ बातें भी वो रखते थे कि देश की स्थिति क्या, हालात क्या है, देश के किन परिस्थितियों से देश गुजर रहा। तो एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई जानने की, सोचने की, समझने की, और वहाँ से हमारा ये शुरुआत हुई। जी जी। सारी इसमें एक रैली रख दी, आक्रोश रैली 17 जुलाई 78 की। 17 जुलाई 1978 को। 78 कहाँ रखी रैली? दिल्ली में वोट क्लब के। अच्छा। और चौधरी साहब ने अचानक एक सप्ताह के बाद उसके पोस्टर छप गए, डिक्लेयर हो गई थी, तैयारियां शुरू हो गई थी। चौधरी साहब ने उसको स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। लोगों में फिर आक्रोश बना, लोग एकदम से फिर संख्या में आने लगे कि ये क्या किया आपने। तो मुझे याद है एक दिन चौधरी साहब बड़े गुस्से में थे और आए, बाहर आके कहने लगे कि आक्रोश है लोगों में, मुझे पता, लोग दिल्ली आएंगे और आक्रोश में, जोश में नौजवान कुछ इस तरह का कर देगा, कोई हरकत ऐसी कर देगा, सरकार जो है एक्शन कोई लेगी, गोलीबारी चली, कुछ नौजवान मारे जाएंगे। यहाँ दूरगामी चिंता कर रहे थे। मैं गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा, जिनके बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। जिस तरह का मैं जोश लोगों में देख रहा हूँ, ये वो हिंसक भी हो सकती है। और कैंसिल कर, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था, कैंसिल कर दी उन्होंने। उसके बाद वो वहाँ से कैंसिल होने के बाद वो 23 दिसंबर में हुई फिर, और उसमें हम कार्यकर्ता थे। 23 दिसंबर 78 की जो चौधरी साहब का 77वां जन्मदिन मनाया। अगर आपको याद हो तो ये उस समय लोकदल में सारे चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला वगैरह सब लोकदल में। ओम प्रकाश चौटाला तो सक्रिय नहीं थे। अच्छा। क्योंकि वो घड़ी वड़ी लेके आ गए थे। अच्छा, उनका विवाद, और उस पर बड़ा विवाद हुआ था। तो बल्कि ऐसा हुआ था, चौधरी देवीलाल जी ने ये देखा कि चौधरी चरण सिंह इस बात से नाराज हुए हैं, तो उनको डिसऑन कर दिया था ओम प्रकाश जी। तो ओम प्रकाश जी नहीं सक्रिय थे और वो 12 तुगलक रोड पे ओम प्रकाश जी नहीं आते थे।
देवीलाल जी उनका उनका आना जाना। देश में उनकी जो सेकंड टीम थी उसमें कर्पूरी ठाकुर थे, देवीलाल थे और बीजू पटनायक थे, रवि रे थे, मतलब एक से एक धुरंधर नेता उनके उसमें नेतृत्व में काम कर रहा था। तो हमको इन सब से मिलने का, नज़दीक से जानने का, सोच समझने का मौका मिला। और वो एक किसान रैली की तैयारी में एक बहुत बड़ा आयोजन दिल्ली में जब हुआ, उसकी तैयारी में 4 महीने बहुत तैयारियां हुई, किस तरह से व्यवस्था बनेगी, कैसे लोग आएंगे। तो उसमें हम तो उस टाइम नए जाने शुरू हुए थे, कोई नेता नहीं थे, हम कार्यकर्ता थे और नौजवान होने की वजह से ड्यूटी लगी कि आप स्टेशन से लोगों को गाइड करेंगे। यूपी के लोग वहाँ कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे क्या। हरियाणा वहाँ रुकेगा, शिवलाल किले के पीछे थे, रामलीला मैदान में थे, ये आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के सामने, मतलब कैंप थे रुकने के। तो स्टेशन पे रहे और व्यवस्था में रहे सारे। तो वहाँ से जुड़ गए और वो फिर सफ़र चलता रहा। प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बाद में तो डिप्टी पीएम बने, रैली के बाद डिप्टी पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर बने। और उसके बाद सरकार गिर गई, सरकार गिरने के बाद तो प्रधानमंत्री। जी जी जी। तो वो दौर तो बड़ा गहमा-गहमी का दूसरे तरह का दौर था। बाद में चुनाव 80 के चुनाव में चरण सिंह ने जो उनके नेतृत्व में लड़ा गया वो चुनाव जनवरी में था और 2 तारीखों पे था, 3 जनवरी और 6 जनवरी में वो चुनाव हुआ देश में। उसमें हम सक्रिय रहे, उसमें देखा हमने सारा वो। और 44 या 45 MP आए थे उस टाइम। जी जी। तो संख्या से एक आध कम था, जो 10% या कुछ होनी चाहिए विपक्ष के नेता से, लेकिन नंबर ऑफ MP सबसे ज़्यादा थे। तो उनको विपक्ष का नेता कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, वो उनका रहा वो दौर। तो वो उस समय से जुड़े रहे। फिर मौका मिला, कभी ऐसा तो नहीं था कि फ्रिक्वेंटली रोज जाके चरण सिंह ऐसा व्यक्ति नहीं थे कि जाके कोई भी उनसे मिल ले या बात कर ले, लेकिन बहुत दफ़े मौके मिल जाते थे। वहाँ बाहर पूछ लेते थे उनके स्टाफ से कि हैं चौ साहब, मूड कैसा है चौ साहब का, पता कर लेते थे। वो बाहर तो रोज ही जाते थे, तो उनसे पूछ लेते थे मूड कैसा है चौ साहब का। उनको पता होता था, वो पुराना स्टाफ था सारा, खुश मिजाज हैं, नाराज हैं, ठीक हैं, बैठे। वो एक पटवारी वाला फट्टा रहता था और पीछे गोल तकिया लगा के जमीन पे ही बैठते थे। अच्छा। और मिलते भी उसी एक पीछे कमरा था। अच्छा, मतलब ये सोफा वगैरह ये नहीं था? नहीं, पीछे बैठते थे, बस वो कमर लगा लेते थे, गोल तकिया होता था, सामने वो पटवारियों वाला वो शेड्यूल रखा रहता था, उस पर लिखते पढ़ते रहते थे, वहीं बैठ के मिलते थे। कोई भी आया वो वहाँ से, ऐसा नहीं है कि किसी से मिलने के लिए उठ के आए, ऐसा नहीं था VIP से अलग और या ना, वो उनका मुलाकात कक्ष था, वो वहीं मिलते थे सबसे। और उनका ये पैरामीटर नहीं था कि किससे मिलना, इश्यूज पे थे। कभी मतलब जैसे हम तो नौजवान थे, कोई इशू छेड़ दिया, जैसे वो छात्र राजनीति के खिलाफ थे। वो कहते थे कि छात्र जीवन जो है वो राजनीति करने का नहीं, पढ़ने का। अच्छा, वो छात्र संगठनों के पक्ष में नहीं थे? ना, छात्र संगठनों के पक्ष में नहीं थे। और महिला के भी ज़्यादा मतलब उस पक्ष में नहीं थे कि कोई महिला यंग एज में राजनीति में आए। एक लेडी थी, बड़ी यंग थी, टिकट मिल गया और वो आशीर्वाद लेने चली गई। अच्छा। तो कहने लगी चौ साहब आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, मुझे टिकट मिला। कहने लगा रुक। वो बुलाया उन्होंने अपने PA को, कहने लगा लिस्ट लाओ, उसका नाम काटा। नाम काट दिया? हाँ। बोला बेटा अभी तेरी उम्र चुनाव लड़ने की नहीं, अभी बच्चे और घर संभालने की है। जब बच्चे बड़े हो जाएं, 45-50 साल की एज में आ जाए, तब राजनीति करना। यंग लड़की, मतलब ये उनका वो था, उनका सोच था। तो मतलब वो जिस कैसे इशू को छेड़ दिया, तो उसको फिर इस तरह समझाते थे जैसे कोई लेक्चरर अपने स्टूडेंट्स को समझाता विस्तार से उनका। जी जी। और उनका फिर एक केवल पॉलिटिक्स नहीं थी, वो चरण सिंह एक ऐसे राजनेता थे
जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों पे बराबर उनका सोच था, पकड़ थी, पकड़ चिंतन थी थी। उनकी, हाँ, जी, और जी। चिंतन था उनका। तीनों चीजें आपने देखा होगा, उन्होंने लिखा, एक पुस्तक लिखी है, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, जी कारण और निदान। तो बीमारी तो बहुत लोग बताते हैं, उन्होंने उसका कारण विस्तार से बताया कि क्यों भारत की आर्थिक स्थिति इतनी भयावह है, उसके कारण बताएं और उसका निदान भी बताया। पूरा विस्तार, बड़ी पुस्तक है और विदेशों में पढ़ाई जाती है। तो आप जैसे दिन भर जाते थे, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनके पास आना जाना रहा आपका, उनका पहनावा, उनका खान पान, वो किस तरीके था? खाना तो किस तरीके वो हमारे दिल्ली देहात के एक वो थे चौधरी वीर सिंह, जी वो अपने घर से लस्सी लेके जाते थे, तो वो सिंपल सब्जी उनकी, सब वो जो सीजनल सब्जी जी जी और वो मठा, छाछ, शीत, जो भी कहो, वो उनके प्रिय वो थे। वो बड़ा सादा उनका खाना खुना रहता था। पहनने में वो ऐसा नहीं था कि वो कपड़ा है तो उसको करतार को ये ऑर्डर थे कि जब मैं चलूं कहीं तो बैग में बटन, सुई और धागा ये रखना है। ये रखना है। कहीं वो उड़ता उड़ता दबते रहते थे भीड़ भाड़ में, तो वो सुई से वो करतार ठीक कर लेते थे। वो इस तरह का वो था, है? इस तरह का वो था उनका, और बहुत ही मतलब किफ़ायती उसमें चलते थे वो सारे मामले, दिखावे में बिल्कुल नहीं करते। यकीन नहीं था जो उनका, बहुत सादगी से बहुत गांधीवादी विचारधारा हम कह सकते हैं, उस तरह की सोच। तो एक व्यक्ति 1936 में पहला चुनाव जीता और आखिरी तक वो एक विधानसभा से लेके जीवन के 60 साल किसी ना किसी सदन के लगातार निर्वाचित सदस्य रहे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री तक गए, कहीं ना कहीं वो रहता है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री वहाँ तक गए। उनकी मृत्यु के समय पूरे देश में 1 इंच जमीन ना तो रहने की थी ना बोने की थी, इस तरह के थे। और बैंक बैलेंस उनका 23 रुपये था। एक मकान उन्होंने लखनऊ में बनाया था, वो एक चुनाव जब लड़ाया विधानसभा का, वो मकान उन्होंने बेच दिया था। बहुत आदर्शवादी थे। तो मैं सुनता हूँ अजीत सिंह को लेकर के भी जब टिकट का दौर आया, एक बार कोई थी कि भाई बेटे को लेकर के, वो पक्ष में नहीं था कि कोई आगे आए इस तरह का ना परिवार का। उन्होंने सैकड़ों सभाओं में ये कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिता एक किसान थे, मैं छप्पर में पैदा हुआ, मैं किसान के दुख और दर्द को समझता हूँ। मेरे बेटे से, आप अजीत से ये उम्मीद करेंगे, वो एक मंत्री का बेटा है, वो पैदा हुआ तब मैं मंत्री था, तो वो तुम्हारी मतलब उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितना तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोच पाएगा। उसने वो न देखा, वो किसानी देखी है, ना वो गाँव देखा, ना वो छप्पर देखा, जो मैं जहाँ से मैं निकल के आया हूँ। तो परिवेश का बहुत असर पड़ता है इस बात में। समझा देते थे, समझा देते थे। अच्छा, बेटियों में कहते थे कुछ बातें उनकी विशेष थी। मैं सुबह कह रहा था जी, मैंने राजनीति में ही निकल गया, मेरा भी 45-46 साल इनको देखते हुए। उनके अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो अपने कैंडिडेट की चुनावी सभा में आए संबोधित करने और ये कही, देखो भाई, ये मैंने फला व्यक्ति को टिकट दिया, मुझसे भी गलती हो सकती है। वोट देने से पहले ये सोचना कि ये आपकी वोट का हकदार है कि नहीं। अगर ये दुष्चरित्र है और बेईमान है तो इसको वोट मत देना, हरा देना। ऐसे बोल के गए किसी सभा में? नहीं, एक में नहीं, सैकड़ों। अच्छा, सैकड़ों में? सैकड़ों ये बोल देते थे जो अगर पात्र नहीं है तो इसको वोट मत देना। वोट मत देना। तो और ऐसा भी था जैसे वो किसी की सभा करने जा रहे हैं और रास्ते में उनको पता चल गया, ब्रीफिंग होगी और वो तो आश्वस्त हो गए कि गलत आदमी को टिकट दिया गया, ये योग्य नहीं था तेरे टिकट के, तो वो सभा उसकी करने गए और मंच पे कैंडिडेट बदल दिया। तो मेरी कल बात हो रही थी हुक्मदेव नारायण यादव से, पूर्व केंद्रीय मंत्री से। उनकी वाइफ सुदेश यादव बता रही थी
कि मेरे जीवन में मैंने भी बहुत देखे, हुक्मदेव जी बता रहे थे बहुत राजनेता देखे, लेकिन इतनी सादगी ईमानदारी का प्रतीक जो मैं चौधरी चरण सिंह को मानती हूँ वो बता रही थी जो, तो वाकई जो है। जी जी पहले ही कहा हुक्मदेव तो उनको आदर्श मानते हैं आज भी, और बहुत ही हुक्मदेव बहुत जमीनी सतर के नेता हैं। चौधरी साहब को ऐसे व्यक्ति का तो एक किस्म से अलग ही वो हो जाता है। तो हम तो हमारे जीवन में जो भी कुछ हम राजनीतिक में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, जो उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, चल नहीं पाते। वो हैसियत तो नहीं है हमारी, क्योंकि वो व्यक्ति तो सदियों में जन्म लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं उन्होंने जो बताया था उस राह पे चलने का। तो चौधरी युद्धवीर जी को कभी ऐसा लगता है कि युद्धवीर सिंह सोचते हैं अपने मन में कि आज जो चौधरी चरण सिंह की तीसरी पीढ़ी है वो उस दिशा में नहीं जा रही है जिस दिशा में उनका चिंतन था, उनका विचार था, या उसी दिशा में चल रही है? मैं नहीं जानता, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्या था कि बहुत फर्क होता। जैसे मैं अजीत सिंह के साथ बहुत दिन रहा, मैं जनरल सेक्रेटरी था पार्टी में जी। अजीत सिंह जो थे IIT खड़गपुर के इंजीनियर थे, IIT खड़गपुर का जी जी, बहुत बड़ी बात है जी। और जब कंप्यूटर का नाम देश के अधिकांश लोग नहीं जानते थे, तब वो अमेरिका में IBM में कंप्यूटर इंजीनियर थे। कहने का मतलब ये है कि वो अलग ही चरण सिंह ही कहते थे मंत्री का बेटा भाई। तो थोड़ा सा फर्क था उसमें सारा उनका सोच में, लेकिन अजीत सिंह का ये था कि जब भी मौका मिला काम उन्होंने सीधा एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंटेलिजेंट बहुत थे। उनका मतलब IQ जो था वो इतना ज़बरदस्त था, और किसान के प्रति चिंतन इतना अच्छा था उनका कि बहुत ही मतलब मुझे उनके थोड़ा सा नज़दीक रहने का मौका मिला। किसान हित में कोई बड़ी बात जो उनकी आपको ध्यान आती हो जो कभी? हम और अजीत सिंह जा रहे थे तो भिवानी रेस्ट हाउस में हमने नाश्ता किया, वहाँ से चले। वो कहने लगे फसल बहुत अच्छी है, वो उस टाइम फूड मिनिस्टर थे चौधरी अजीत सिंह। हाँ, मैंने कहा अच्छी है जी फसल तो कहने लगा स्टॉक भी काफ़ी है और अप्रैल में नई फसल आएगी, भाव गिरेंगे। तो ये इतनी बात कही उन्होंने, चुप हो गए। उसके बाद पता चला कि उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया, MOU साइन किया और 20 लाख टन वीट को एक्सपोर्ट कर दिया। तो किसान की भाव को एक दफ़े मैं 23 दिसंबर के बाद फरवरी में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो मुझे कहने लगे सरसों आने वाली होगी। मैंने कहा जी। कहने लगा मीटिंग में लोगों में तू जा रहा है, लोगों को कह देना बेके नहीं सरसों। हाँ, मैं भाव दिलवाऊंगा। 900 रुपये भाव आ गया था, वो ड्रॉपसी आई थी। हाँ हाँ, बड़ा प्रचार हुआ था। और उस ड्रॉपसी की वजह से, वो एक षड्यंत्र था, उस ड्रॉपसी की वजह से सरसों का भाव गिर के 900 रुपये आ गया। कहने लगे भाई तू कह देना रोक लें, गाँव में प्रचार करिए सरसों की बेल्ट है राजस्थान। मतलब किसान की चिंता तो होती तो थी। मैंने कहना शुरू कर दिया। उन्होंने उसको रोक दिया, इंपोर्ट को, बाहर से जो तेल आना था। यहाँ खेल चलता है देश में, फसल के टाइम पे व्यापारी सरकार में मैनेज करते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, और इंपोर्ट करा लेते हैं ताकि हिंदुस्तान के किसान के भाव को गिराया जा सके। हाँ, उनको अच्छा भाव नहीं मिल पाता, व्यापारी खेल लेते हैं। 1700 रुपये का भाव मिला था उस समय। हाँ, 900 से 1700 भाव मिल जाना ये बड़ी बात है। चलिए, ये तो अजीत सिंह जी का मतलब वो है, अनुसरण किया उनका जो ये करते थे। लेकिन मतलब किसान की चिंता चौधरी चरण सिंह ने हमेशा की। देखो चरण सिंह का तो कोई मुकाबला ही नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने जो योजनाएं बनाई, गवर्नमेंट सर्वेंट को जो लाभ उनके समय में हुआ कभी हुआ ही नहीं। बोनस शुरू किया था उन्होंने, 13 महीने की सैलरी मिलती थी और इकट्ठा आता था कर्मचारी के पास। टाइम स्केल प्रमोशन शुरू की थी, एक ही झटके में एक ही डिपार्टमेंट में 20-20 हज़ार लोग जो लटके पड़े थे, ये हुआ जिसके 14 साल इस पोस्ट हो गए उसको नेक्स्ट स्केल में ले जाए। तो वो काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं था किसी वर्ग विशेष का काम किया, वो सोच भी नहीं था उनका।
लेकिन उस टाइम विडम्बना ये रही, उस टाइम की प्रेस जो थी, मुझे याद है प्रेस उनको या तो कुलकों का नेता लिखती थी, अच्छा, बड़े किसानों गाँव के, या उनको जाट नेता लिखती थी। ये जो मतलब सर्व समाज का नेता नहीं बनने दिया एक जो उनको। वर्ग है जिसका वर्चस्व टूट रहा था, गांव की तरफ राजनीति जा रही की दिशा मुड़ रही थी, तो अभिजात वर्ग जो तो जिसको अभिजात वर्ग था उनका वर्चस्व टूट रहा था। उन्होंने मीडिया के माध्यम से उनको ये दर्शाने का प्रयास किया कि ये तो एक जाति के नेता और या बड़े किसानों के नेता। तो वो दो चीज़ें उनको, और तो आरोप लगाने का कुछ था ही नहीं उनके। तो वो मैंने पढ़ते थे हम अखबारों में, और वो चौर साहब कहते थे जिस दिन अखबार जो है मेरी बड़ाई करने लग जाए उस दिन समझ लेना चौर साहब में गड़बड़ आ गई, चौर साहब कहीं ना कहीं हमें जब तक अखबार बुराई लिख रहे हैं तो ठीक है। समझौता करने तो उनका था। और प्रधानमंत्री के रहते हम 78 सीटें तो ऐसी आ रहे थे जो 5000 से कम वोटों से आ रहे थे, मार्जिन 5000 से कम था, पैसे नहीं थे। वो कई दफ़े मतलब मेंशन करते थे, एकदम अपने सभाओं में बताते थे। मोदी जी उनके पास आए, मोदी जी कहने लगे चौर साहब आप जैसा व्यक्ति राजनीति में आए तो देश में राजनीति की गंदगी साफ हो सकती है और गरीब आदमी के हित की योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन बिना पैसे राजनीति नहीं है। मैं आपको आर्थिक तौर पे मदद करना चाहता हूँ। मोदी ने ऑफर किया उनको। तो वो कहने लगे पीलू मोदी ने, गुजरमल मोदी, अच्छा गुजरमल मोदी ने, ठीक है, गुजरमल मोदी। गुजरमल मोदी आए, वो उन्होंने मोदी तो एक नेता थे जी जी, और गुजरमल मोदी एक उद्योगपति थे। तो जो ये मोदीपुरम और मोदी नगर है ये, तो उन्होंने पेशकश की, उन्होंने पेशकश की। तो कहने लगे मैं उद्योगपति से पैसा नहीं लेता। कहना चौर साहब मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट ले लो मुझसे कि मैं कभी भी जीवन में आपके पास अपने किसी काम से नहीं आऊँगा। कहने लगा आपको आने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपकी से कंसर्न कोई फाइल मेरे सामने आएगी तो मेरी कलम जो है न्याय नहीं कर पाएगी। तो मैं बहुत बड़ा जो है नहीं उन्होंने लिया। और ऑफर आए, मेरे ख्याल से बिरला जी को राजनारायण जी लेके आए उनके यहाँ, और बिरला जी के अगेंस्ट कुछ बना था उस टाइम पे। तो बहुत गुस्से में आए वो, क्योंकि उनको ये लगा कि ये उस केस को मैनेज करने के लिए राजनारायण लेके आए उसे। उन्होंने कहा कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, मैं ये फंसेंगे तो बचाऊंगा नहीं, और ये बेकसूर होंगे तो फंसाऊंगा नहीं। हाँ, निष्पक्ष करूंगा जो भी। बैठने की भी नहीं कही और पड़े धन्यवाद।